हेलो पीपल। चैप्टर है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें अपन बिजनेस लॉ देख रहे थे। अब बिजनेस लॉ में अगला टॉपिक अपन देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ की बात कर रहे थे अपन, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंडिविजुअली बिजनेस पे लगते हैं, ट्रेडिंग पे लगते हैं, मर्चेंट्स पे लगते हैं, तो वो सारे लॉ की बात करेंगे और वो भी इंडियन रिलेटेड। मैंने कहा इंडियन लॉ फॉरेन लॉ अलग अलग होते हैं। फॉरेन लॉ वो जो मतलब इंटरनेशनल लॉज होते हैं, और इंडियन लॉ वो जो अपने इंडियन पेनल कोड बनाता है। अब सोर्सेज पूछा है, सोर्सेज मतलब बिजनेस लॉ, जो इंडिया का बिजनेस लॉ है वो कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका पहला जो कहाँ से आया है, वो है इंग्लिश और ब्रिटिश कॉमन लॉ। मतलब अपन को ध्यान रखना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का, तो अपन ने ना ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ थे, ध्यान था वो, हाँ वो इंग्लिश लोग थे, उनके ही कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा बहुत उठा के रखा था कि हाँ मतलब जो इंग्लिश लोगों का बढ़िया था हमने वो उठाया, और जो हमें अच्छा लगा हमें चेंज करना था हमने वो चेंज किया। तो वो कॉमन लॉज कहलाए गए। क्यों? क्योंकि वो उनके भी काम आए और हमारे भी काम आए। नेक्स्ट, स्टैट्यूज। अब ये कौन बनाता है? ये अपनी पार्लियामेंट असेंबली बनाती है। क्यों? बीजेपी और कांग्रेस को ही ले लेते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी पार्टी है जो अभी चर्चा में चलती रहती है। तो है ना, इन्होंने एक दूसरे के राइट्स को बचाने के लिए बनाए गए। क्यों? कि अगर प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी है तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि दूसरी पार्टी को एकदम ही ख़त्म कर दो। वो राजा महाराजाओं वाला केस, कि हाँ एक भाई बन गया तो वो सारे राजा महाराजाओं को, अपने बाकी भाइयों को ख़त्म कर देगा, नहीं तो वो इसके भाई हैं वो आके उसका राज्य हड़प कर लेंगे। तो वो केस नहीं हो, इसीलिए इन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उन्होंने असेंबली की और एक दूसरे के राइट्स को बचाते हुए वो लॉज निकाले कि हाँ भाई मैं अपने अपोजिशन पार्टी के किसी भी राइट का खंडन नहीं करूँगा। तो वो स्टैट्यूज है, असेंबली जो बनाती है। अगला है इंडियन कस्टम्स। अब इंडिया अपना वास्ट कंट्री है और वहाँ पे है ना बहुत सारे, नॉर्मली देख लो घर में इतने रीति रिवाज चलते रहते हैं, और अपन ये देखते हैं कस्टम्स है ना, जो कस्टम वगैरह हैं वो स्टेट टू स्टेट बदलते रहते हैं। जैसे अपनी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से, उस हिसाब को देखते हुए भी है ना लॉज बनाए गए थे। कि ये नहीं है कि हिंदू ने जाके मुसलमान को मार दिया कि भाई ये मुसलमान है मार दी, और ये नहीं है कि ये मुसलमान है तो ये हिंदू को मार सकता है फ्रीली। ठीक है, केस होगा अगर गलत करोगे तो। और कस्टम के हिसाब से इनके मतलब इंडियन रिलीजन, रिचुअल्स और कास्ट को देखते हुए ये लॉज बनाए गए। तो सोर्स पढ़ रहे हैं अपन। सोर्स, पहला सोर्स कॉमन लॉ था ब्रिटिश वाला, वहाँ से लिया गया। कुछ पार्लियामेंट असेंबली ने दिए हैं एक दूसरे को बचाते हुए। और इंडियन कस्टम्स क्या होते हैं? जो इंडिया के जितने भी रिलीजन वगैरह हैं उन्होंने अपने अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ लॉज दिए हैं। अगला है डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। मैंने तुम्हें कल परसों की वीडियो में एक टॉपिक में बताया था कि ही के अंदर शी इंक्लूड होता है। ऐसा एक केस आया था, एक पति ने क्या किया, मतलब बहुत सारा ऑडिट के टाइम का काम था, तो उसने क्या किया, टैक्स बचा लिया। अब टैक्स बचा लिया और उसने टैक्स किसके नाम पे बचाया? अपनी पत्नी के नाम पे, शी के नाम पे बचा लिया। और जब केस गया तो उसने है ना कोर्ट को दिखा दिया कि देखो महाराज यहाँ पे है ना शी नहीं लिखा गया है कहीं पे भी, शी है ही नहीं, ही लिखा है। तो कोर्ट ने क्या किया, तुरंत डिसीजन दिया कि उस शी को ही में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ये डिसीजंस है ना कोर्ट को तुरंत लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन है ना जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे केसेस भी बढ़ते हैं, अलग अलग तरह के रूल्स निकल के आते हैं। तो जजेस क्या करते हैं, उनको है ना तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे फर्स्ट टाइम चोरी का केस आया तो उसके लिए कोर्ट को तुरंत जवाब देना पड़ा। फर्स्ट टाइम डेथ का कोई केस आया कि हाँ भाई मर्डर हो गया है, तो उसके लिए भी कोर्ट को इमीडिएटली जवाब देना। जो फर्स्ट टाइम वाले केसेस होते हैं ना वो सारे कोर्ट्स डिसाइड कर सकता है। फिर उस केस को रेफरेंस देते हुए कि अब आगे अगर कोई ये
जो बंदा है वो ये क्लेम करता है कि देखो महाराज यहाँ पे ही लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही लिखा हुआ है, तो है ना जो जज है उस टाइम का वो कह सकता है कि नहीं ये वाला केस उठा के देखो, वहाँ पे है ना कोर्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है और उसके लिए एक नया वो बना दिया है, मतलब कोई कोड है या फिर कुछ भी जारी कर दिया गया है, एक लॉ बना दिया गया है, सीधी सी बात। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस से अपन ये देखेंगे जो जस्ट होता है मतलब सही है, उस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो है ना एक पार्टी के लिए जस्टिस नहीं देते, अनजस्ट होते हैं वो, तो उन अनजस्ट बेनिफिट्स को बचाने के लिए ये जस्टिस वाला कॉन्ट्रैक्ट जस्टिस के सोर्स को दिया गया है बिजनेस लॉ में। जैसे अब अनजस्ट बेनिफिट क्या होता है यह अपन पढ़ेंगे आगे जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगी। ये तो अभी के लिए केवल इतना ही समझो कि जस्टिस वाले में क्या होता है, दो जने थे, ठीक है, इसने इसकी हेल्प कर दी, किसी चीज़ मतलब इस बंदे की किसी कोई चीज़ गिर गई, इसने उसको हेल्प कर दिया, हेल्प करने के बाद उसने पैसे लगा दिए, कोई चीज़ ख़राब हो रही थी और उसने पैसे लगा दिए, तो अब ए और बी, चीज़ गिरी है टी ले लेते हैं, ठीक है, ए ने बी की चीज़ उठा ली, उसको मरम्मत करवा दी, तो अब है ना बी ने जब बी आया ए के पास कि मेरी चीज़ दो, तो ए ने कहा पहले मुझे वो पैसे दे जो है ना मैंने इस तेरी चीज़ के ऊपर टी के ऊपर खर्चा किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं खर्चा नहीं करता तो ये चीज़ ख़राब हो जाती और फिर मेरे ऊपर नाम आ जाता कि हाँ भाई तूने मेरी चीज़ ख़राब कर दी। लेकिन बी ने पैसे देने से मना कर दिया, बी तो कह देगा मैंने कही नहीं थी तेरे को ये सही करना है कि नहीं, तो वो ए के ऊपर अनजस्ट बेनिफिट हो जाता, ठीक है, कि अनजस्ट हो गया मतलब जस्टिस नहीं मिला ए को, तो वो वाले केसेस आते हैं अनजस्ट बेनिफिट में। तो अनजस्ट बेनिफिट को बचाने के लिए जस्टिस, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है कोर्ट उसे डिसाइड करता है। ठीक है, आज के टॉपिक में बस इतना ही। और अब मेरी ID RS57171116@gmail.com।